मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच जिसका नाम है प्रसार शिक्षा। तो यह हमारा प्रसार शिक्षा पर पहला वीडियो होगा। चलिए हम लोग प्रसार शिक्षा पे बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा को ही इंग्लिश में एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो विद्यालय के बाहर दी जाती है। यानी कि प्रसार शिक्षा को देने के लिए किसी विद्यालय, किसी सुव्यवस्थित संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात यह है सुव्यवस्थित संस्थानों की सीमाओं के बाहर युवाओं और प्रौढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा है। सुव्यवस्थित संस्थानों की सीमाओं के बाहर युवाओं एवं प्रौढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा है। अब यहाँ बात आती है एक्सटेंशन एजुकेशन। जो आपका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है ये आपके लैटिन भाषा के एक्सटेंसियो से बना है। एक्स प्लस टेंसियो से बना है। यहाँ पर जो एक्स का तात्पर्य होता है, इसका अर्थ होता है आउट, और हमें पता है आउट मतलब होता है बाहर। टेंसियो का होता है टू स्प्रेड, यानी कि फैलाना। अर्थात प्रसार शिक्षा नए ज्ञान, खोज, जानकारी, शोध आदि को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। यानी कि आपके क्या हो गया, ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई, खोज हो गई, किसी सब्जेक्ट पर कोई शोध हो गया आदि को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। क्या है? ज्ञान, जानकारी, खोज, शोध आदि को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। वह तरीका कौन सा है? प्रसार शिक्षा। चलिए, यह अत्यंत जो हमारी प्रसार शिक्षा है यह अत्यंत गत्यात्मक और लचीली है। गत्यात्मक एवं लचीली है, अर्थात यह बहुत फ्लेक्सिबल है। क्योंकि फ्लेक्सिबल किस लिए है? क्योंकि हमें पता है कि हमें किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी विशेष संस्थान में जाना पड़ता है, और उसके लिए जो शिक्षण का कार्य होता है एक निश्चित समय पे होता है, और उसके लिए आपको एक निश्चित समय देना पड़ता है कि किसी विशेष स्थान पे आपको जाना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर इसके हम लचीलेपन की बात करें, प्रसार शिक्षा की बात करें, तो इसमें इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह आपके परिस्थिति वातावरण के अनुसार, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके समय के अनुसार यह शिक्षा जो है प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए, लचीली है जो मुख्य रूप से ग्रामीण पशुपालक, ग्रामीण हो गए, पशुपालक हो गए, दुग्ध उत्पादक हो गए, माली हो गए, गृहिणी हो गई, उसके बाद आपका एक आता है स्कूल ना जाने वाले अथवा स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाले।
स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाले, यानी कि यह उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण पशुपालक हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, माली हैं, गृहिणियां हैं, स्कूल ना जाने वाले। ऐसे भी बालक हैं जो अपने फिजिकली रूप से स्वस्थ नहीं, जिसके कारण स्कूल नहीं जा सकते, और जो लोग स्कूली शिक्षा को किसी कारणवश बीच में छोड़ दिए हैं, उन लोगों के लिए जो उपयोगी है, उन लोगों के लिए उपयोगी है वह आपकी प्रसार शिक्षा इनके लिए उपयोगी है। अब देखिए, इनके लिए उपयोगी तो है। अब प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो ये लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो कि कहीं नहीं जा पा रहे हैं, उनके आसपास विद्यालय इस तरह से और संसाधन उपलब्ध नहीं है जिससे वे जानकारी को जुटा सकें। पशुपालक हैं, दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं पशुपालन में, दुग्ध उत्पादक हैं, माली हैं। तो ये ऐसा वर्ग है जो कि किसी हायर एजुकेशन को नहीं प्राप्त किया है, बल्कि निम्न एजुकेशन को प्राप्त किए हैं, और जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको विशेष जानकारी नहीं है, जिससे इनका अर्थोपार्जन अच्छा नहीं हो पाता है। अर्थात इनका जो जीवन स्तर है वह निम्न है। इन्हीं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रसार शिक्षा का बहुत ही योगदान है। देखिए, प्रसार शिक्षा के माध्यम से वे अपने स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर, आपको ज्ञानार्जन कौन कराएगा? प्रसार कार्यकर्ता। ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकें। सामाजिक उत्थान एवं विकास कर सकें तथा अपने व्यवहार ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो प्रसार शिक्षा है वह करके सीखने पर बल देता है, और जो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है उसको हमने यहाँ पर लिखा। इसमें जो है ग्रामीण हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, माली हैं, गृहिणियाँ हैं, और इस कैटेगरी में जो भी आने वाले हैं वे अपने स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन करवाएगा कौन? आपके प्रसार कार्यकर्ता। अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर ज्ञानार्जन करेंगे, और इनके स्वयं से प्राप्त से इससे योग्य हो जाएंगे कि उनको कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सके तथा अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। इसी पर आपकी प्रसार शिक्षा कार्य करती है। आगे देखिए, अगला पॉइंट, प्रसार शिक्षा पढ़ाने व सीखने की एक अत्यंत उपयोगी विधा है।
प्रसार शिक्षा पढ़ने और पढ़ाने, पढ़ने और पढ़ाने, यानी कि यह क्या है, आपकी दोहरी है, दो तरफा है। पढ़ने और पढ़ाने, इसमें पढ़ने का भी काम हो रहा है, पढ़ाने का भी काम हो रहा है। पढ़ने और पढ़ाने की विधा है, यानी कि दो तरफा है। पढ़ने और पढ़ाने की विधा है। प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार के निम्न पहलुओं पर आधारित है, जो कि आपके टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार के निम्न पहलुओं पर आधारित है। अब पहलू कितने हैं, आपके 3 हैं। 3 पहलू कौन कौन से हैं? ज्ञान और जानकारी में परिवर्तन, ज्ञान और जानकारी में परिवर्तन। आपका दूसरा पहलू है कार्य कौशल में परिवर्तन, कार्य कौशल में परिवर्तन, यानी कि कार्य करने के तरीके में परिवर्तन। कार्य कौशल में परिवर्तन का तात्पर्य हो जाएगा मनोवृत्ति अथवा विचारों में परिवर्तन, मनोवृत्ति अथवा विचारों में परिवर्तन। चलिए, इतनी बात तो हो गई आपके प्रसार शिक्षा को लेकर के। सिर्फ इसी पे बात हुई। प्रसार शिक्षा है क्या, प्रसार शिक्षा किसके लिए उपयोगी है, प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार के किन पहलुओं पर आधारित है, ये आपके टीजीटी 2021 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसे हमें ज़रूर याद रखना होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपके हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन पर। हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें, इसके हिस्ट्री को 2 पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक आपकी है वर्ल्ड हिस्ट्री और एक आपकी हिस्ट्री इन इंडिया, यानी कि भारत में इसका इतिहास। चलिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात आती है तो प्रसार शिक्षा का जो उद्भव होता है ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से हुआ है। किसका? प्रसार शिक्षा का उद्भव, यानी कि इसका उद्भव कहाँ पे हुआ है? ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें सर्वप्रथम 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस शब्द का प्रयोग किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ? ब्रिटेन। सर्वप्रथम 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस शब्द का प्रयोग किया गया। अब विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया तो विश्वविद्यालय के बिल्डिंग के द्वारा तो किया नहीं गया, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रसार शब्द
का प्रयोग कहीं पर बोरहेंस मिलता है, कहीं पर बोरहेंज मिलता है। बोरहेंज भी मिल जाएगा आपको, बोरहेंस भी मिल जाएगा, ने 1894 में किया। अच्छा, इसका प्रयोग 1894 में बोरहेंज के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नहीं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि अगर आपसे एक पर्सनल व्यक्ति का नाम पूछे तो बोरहेंज करेंगे और वह आपका 1894। और लेकिन वहीं पर विश्वविद्यालय की बात हुई, सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किस विश्वविद्यालय में किया गया था, तो आपका डेट आता है 1873। तो आपका आता है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो इन्होंने जो बोरहेंज हैं, इन्होंने 1894 में प्रसार शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने किसके संबंध में किया था? क्योंकि कोई ना कोई जरूर रहा होगा जिसके संबंध में इन्होंने प्रसार शब्द का प्रयोग किया होगा। तो देखिए, बोरहेंज ने किया था और किसके संदर्भ में किया? कृषकों तथा कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने के संदर्भ में। कृषकों तथा कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने के संदर्भ में बोरहेंज महोदय ने 1894 में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आपका इसमें अगला पॉइंट हो जाएगा, अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से। देखिए, डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910 के मध्य संपन्न हुआ। और जो इनका अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910 के मध्य संपन्न हुआ। तो इनका जो शैक्षणिक प्रयास था, यह किस पे इनका शैक्षणिक प्रयास था? तो वह आपका कुछ और नहीं बल्कि कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित, यानी कि डॉक्टर सीमैन नैप जो कि कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित शैक्षणिक प्रयास कर रहे थे, और यह शैक्षणिक प्रयास इनके द्वारा 1880 से लेकर 1910 के मध्य में संपन्न हुआ। और इसी के माध्यम से अमेरिका में प्रसार कार्य प्रारंभ हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अमेरिका में 1914 में आपका एक एक्ट पारित होता है। 1914 में अमेरिका में एक एक्ट पारित होता है, उसका नाम क्या है? स्मिथ लीवन एक्ट कहिए, अधिनियम कहिए, पारित होता है। और इसी के पारित होने से अमेरिका में कृषि प्रसारकों को मान्यता मिलती है। इसी के पारित होने से अमेरिका में जो कृषि प्रसारक हैं, कृषि प्रसारक यानी प्रसारकों को मान्यता
मिली। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका में कृषि प्रसारकों को मान्यता कब मिली, तो जवाब हो जाएगा 1914 में। किस एक्ट के तहत मिली, तो आपका हो जाएगा स्मिथ लीवन एक्ट के तहत मिली, 1914 में मिली। चलिए अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, इसमें आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे एक नाम आता है जे पॉल लिंगन। जे पॉल लिंगन, इन्हीं को फादर ऑफ एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। जबकि वहीं पर एक और टर्म आता है फादर ऑफ यूनिवर्सिटी। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, तो फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के नाम से किसको जाना जाता है, जेम्स स्टुअर्ड को। इनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। ये तो हमारी बात हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हो गई इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे इन इंडिया, यानी कि हिस्ट्री इन इंडिया की बात करेंगे। चलिए, तो भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए इंडियन IARI की स्थापना होती है। और कब होती है, 1908 में। IARI की स्थापना 1908 में पूसा बिहार। 1908 में पूसा बिहार में IARI की स्थापना होती है। अगर हम वहीं पर IARI की बात करें तो आपका आ जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI की स्थापना, IARI की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देना था, इसीलिए भारत में IARI की स्थापना की गई। स्थापना कब की गई, 1908 में। 1908 में इसकी स्थापना तो की गई, लेकिन वहीं पर 1936 में इसकी स्थापना पूसा बिहार में की गई थी, लेकिन 1936 में इसे स्थानांतरित कहाँ कर दिया जाता है, दिल्ली। 1908 में पूसा बिहार में आपके IARI की स्थापना होती है, जबकि इसको 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 1928 में रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ICAR। 1928 में रॉयल कमीशन ने ICAR, आपसे इस तरह से पूछ सकता है ICAR की स्थापना कब हुई, तो 1928 में हुई। किस कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो रॉयल कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक, इसकी अगर फुल फॉर्म को लिख लें तो आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR की बात हो गई, इसकी स्थापना आपके 1928 में हो गई, रॉयल कमीशन के तहत की गई। अब इसी ICAR
ICAR की स्थापना हो गई। लेकिन अब इसी ICAR के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और बताने के चक्कर में, क्योंकि 1928 में जब रॉयल कमीशन की बात होती थी, इन्होंने जो स्थापना की थी ICR, लेकिन ICR में इंडियन ना होकर के इम्पीरियल होता है, इम्पीरियल होता है, इम्पीरियल होता है। और इसी का नाम में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जो इम्पीरियल होता है, इम्पीरियल जगह पर हो जाता है आपका है इंडियन, और इसे अब जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं। जबकि 1928 में रॉयल कमीशन के द्वारा ICR यानी कि इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी, और जिसका अब परिवर्तित नाम, जिसे अब आज हम लोग ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका राधा कृष्ण कमीशन। और राधा कृष्ण कमीशन आता कब है? राधा कृष्णन कमीशन, यह राधा कृष्ण कमीशन आता कब है? 1948 में आता है। और 1948 में राधा कृष्ण कमीशन आता नहीं है। राधा कृष्ण कमीशन ने 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय के स्थापना की अनुशंसा की, यानी कि इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय के स्थापना की बात की थी। कब की थी? राधा कृष्ण कमीशन ने 1948 में की थी। और क्या बात की थी? ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात की थी। कब की थी राधा कृष्ण कमीशन ने? 1948 में। तो इन्होंने 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात की। तो जो है देखिए 19 इससे संबंधित है। अगला पॉइंट है कि आपके बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा से परास्नातक यानी MA स्तर की पढ़ाई, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, 1955-56, यानी कि 1955-56 में प्रारंभ। यानी कि जो हमारा राधा कृष्ण कमीशन था, इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की अनुशंसा की, और इसकी अनुशंसा 1948 में की। और 48 में किया, जबकि हम देखते हैं कि मात्र 7 साल बाद कि बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा से स्नातक स्तर तक की शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ हो गया। और ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर में प्रसार शिक्षा से MA तक की शिक्षा का कार्य कब से संबंधित हुआ? तो आपका डेट आता है 1955-56। चलिए, भारत में प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, भारत में प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? कृषि से संबंधित कार्यों को करने वाले लोगों तक सही ज्ञान, कार्य करने का कौशल पहुंचाना था, जिससे वे अर्थोपार्जन कर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। तो यहाँ पर क्या बात थी हमारी?
भारत में प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि उनके स्कूली शिक्षा को ऊंचा बढ़ाना, या उसको जटिल करना, या जो है वहाँ के मजदूरों में और आपके कृषकों में यानी कि किसान के आर्थोपार्जन में, उनके जीवन स्तर को में वृद्धि करना था। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर जानेंगे जो उसका भारत में मुख्य उद्देश्य था वह कृषि से संबंधित कार्यों को करने वाले लोगों तक सही ज्ञान, और जब सही ज्ञान होगा तभी वो सही से कुछ कर पाएंगे, सही से खेती कर पाएंगे, जिसपे वो अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। सही ज्ञान, कार्य करने का कौशल पहुंचाना था, जिससे वे अर्थोपार्जन का तात्पर्य होता है पूंजी से धन कमा सकें, धन कमाकर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। भारत में प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए अगली बात बढ़ते हैं परिभाषा की। यहाँ पे दो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रसार से संबंधित। परिभाषा की बात आती है तो इसमें आपकी एक आते हैं ओपी दहामा, और परिभाषा लंबी है और लिखेंगे तो आपका टाइम में वीडियो लंबा होगा, और लंबा हो ही गया है कुछ। चलिए, तो ओपी दहामा के अनुसार अगर हम बात करें तो इनकी ओपी दहामा के अनुसार जो प्रसार शिक्षा की परिभाषा है कुछ इस प्रकार है। प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है तथा अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर निर्णय लेने में उनकी मदद की जाती है। ये रही ओपी दहामा की परिभाषा प्रसार शिक्षा की। अब वहीं पे एक और नाम आता है एसपी सुपे, और इन दोनों परिभाषाएं बहुत ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे याद रखना होगा। तो एसपी सुपे के अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमाओं के बाहर सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, देखिए आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर लग रहा होगा, क्योंकि जो आपकी प्रसार शिक्षा है यह सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है कि जिसको हम आपको समझाएं, कुछ इस तरह की नहीं है जिसमें हम आपको समझाएं, बस इसमें लिखने का है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो थोड़ा सा बोरिंग जरूर लग रहा होगा, तो इसको यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए परीक्षा का ये इस ब्रांच से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और यह कहीं न कहीं टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए उपयोगी है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, थोड़ा सा बोरियत ज़रूर है। चलिए, अगर हम आवश्यकता की बात करें तो इसमें आवश्यकता के जो प्रथम बिंदु आता है पलायन को रोकने के लिए, पलायन को रोकने में। अच्छा, पलायन क्यों होता है? आप लोग देखते हैं कि नगरों की तरफ लोग दिन प्रतिदिन लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पर बसना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वहाँ पे सुख सुविधा अधिक है। सुख सुविधा के साथ वहाँ पर उनको रोजगार मिल जा रहा है, और रोजगार उनकी जानकारी के अनुसार मिल जाए। तो इन्हीं के जहाँ पे जिस यह पर्यावरण में है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ पर भी हैं, अगर यहीं पर इनको कुछ वहाँ के वातावरण के अनुसार इनके अंदर कुछ गुण को डेवलप कर दिया जाए, जिससे यह जो है कि नगर में जाकर जो पैसा कमा रहे हैं वही पैसा अगर इनको यहाँ पे मिल जाए तो इनके पलायन को रोका जाता है, जिससे कि नगरों की जनसंख्या इतनी तेज़ी से ना बढ़ करके जिससे वहाँ पे काफ़ी प्रदूषण भी होता है और कई सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन लोग धनोपार्जन के लिए वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, जिससे दिन प्रतिदिन जो हमारे जनसंख्या है नगरों की तरफ जो है पलायन कर रही है। इसके रोकने में प्रसार शिक्षा का मुख्य योगदान है। सेकंड देखिए,
नवीन तकनीकी सूचना एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने में। आपने इसको पहले ही देखा, इसका जो मुख्य उद्देश्य था जो है कि लोगों तक शोध, जानकारी, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, इसका जो मुख्य कार्य था। समस्या समाधान में, किसी को कोई भी समस्या है तो उसका विशेषज्ञ आपके प्रसार कार्यकर्ता के रूप में आपके यहाँ उपस्थित होता है। आपकी स्थिति सुविधा के अनुसार आपको उसके बारे में जानकारी देने की। समस्या समाधान में कार्य कुशलता को बढ़ावा देने में, करके सीखना, ये हमने आपको बताया कि प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही है कि आप करके सीखें। तो कार्य कुशलता को बढ़ावा दें, जब आप करके सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आपके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन होगा, यानी कि आपके उस कार्य के प्रति कुशलता आएगी। चलिए 5वां देखिए, सीखने और सिखाने में प्रसार शिक्षा की जो आवश्यकता है, सीखने के लिए भी प्रसार शिक्षा का आवश्यकता है और सिखाने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कि यह दो तरफा है। मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में प्रसार शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन देखिए तभी व्यक्ति क्या आ सकता है जब उसके अंदर उसके प्रति जानकारी होगी, सही जानकारी का होना, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।